समय पे हूँ। आप सब भी जो है समय पे ही रहते हो यूजुअली, है ना। आप लोग को मैं थोड़ा वेट करवाता हूँ ताकि इंतज़ार का जो फल होता है वो जो बड़ा मीठा होता है। तो जल्दी से अपने क्लास को बच्चे यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं हम लोग। और सबसे पहले क्विक रिवीजन में एक बार लौटेंगे, उसके बाद हम लोग नए सवालों को देखने वाले हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है उसको एक बार मेरे साथ जल्दी से रिवाइज करेंगे आप। फिर हम लोग बच्चों नए सवालों पे लौटेंगे। खरीफ फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा हुई है, तो आपको बताना है कि खरीफ फसलों के लिए जो एमएसपी की घोषणा हुई है उसमें 72 रुपये की वृद्धि की गई है धान की कीमतों में। तो धान के कीमतों का प्रति क्विंटल अब कीमत क्या हो गया है, तो बच्चों अब इसकी कीमत जो है ये बढ़कर हो गया है 2441 रुपया। कितना हो गया था बच्चों इसमें? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है, 2441 रुपया। हमने पूरा विस्तार से आपको समझाया था इसके बारे में ना। सबसे ज्यादा कीमत किसका बढ़ा बच्चों? सनफ्लावर का। उसके बाद किसका बढ़ा था? कॉटन का। उसके बाद किसका था? नाइजर सीड का। ये सारी चीजें आपके नोट्स में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं कि भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में 26वां सदस्य देश के रूप में कौन जुड़ गया है? तो जो इसमें 26वां सदस्य देश बन गया है सऊदी अरब। सही उत्तर क्या होगा इसमें? सऊदी अरब इसमें 26वां जो है वो देश के तौर पे यहाँ पे शामिल हो गया है। नेक्स्ट हम लोगों के सामने क्या जानकारी बच्चों? नेक्स्ट है कि भारत की अध्यक्षता में किम्बर्ले प्रोसेस अंतरराष्ट्रीय बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो बच्चों यह बैठक कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। कहाँ पे? मुंबई इज राइट। मुंबई सही हो जाएगा इसमें। आप लोग क्या उत्तर कर रहे हो? लगाओ जल्दी से। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों हम लोगों का? इसमें यहाँ पे हो जाएगा हमारा कि यह जो बैठक हाल में संपन्न हुआ बच्चों, ये कहाँ पर हुआ था? तो यह बैठक हुआ था मुंबई में। कहाँ पे हुआ था बच्चों यह बैठक? तो यह बैठक जो है ये हमारा मुंबई में संपन्न हुआ था। कहाँ पे बैठक हुआ है बच्चों? ये मुंबई में संपन्न हुआ। एंड ऑप्शन नंबर इसमें बी हमारा करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में देश भर के अदालतों के आधुनिकीकरण करने के लिए एक समिति बनाई गई है। तो उस उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? हाई लेवल कमेटी के अध्यक्ष के तौर पे बच्चों किसे अपॉइंट किया गया है? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे न्यायमूर्ति अरविंद कुमार। नाम क्या होगा बच्चों इसमें? न्यायमूर्ति अरविंद कुमार। एंड ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में डिफेंस पॉलिसी टॉक्स का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ है? तो बच्चों ये 10वां संस्करण था। दोनों देशों के बीच में रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत हुई है। साथी पहल किस मंत्रालय या विभाग के समर्थन से स्टार्ट किया गया है? तो बच्चों डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग इसमें सही था। फिजिकल गोल्ड और फाइनेंशियल मार्केट के बीच के अंतराल को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट इसे किसने लॉन्च किया है? तो बच्चों इसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के द्वारा जो बच्चों यहाँ पे लॉन्च किया गया है। एंड ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है? जो सतत शहरी विकास, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। एंड ऑप्शन नंबर बी वुड बी राइट आंसर। नेक्स्ट है किस महासागर में एक क्रूज जहाज पर हंता वायरस संक्रमण के कारण 3 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है बच्चों? अटलांटिक महासागर में। हालांकि उसमें WHO फिर क्या किया? एक्शन में आ गया, लोगों को वहां से रेस्क्यू करने का बच्चों काम किया था यहाँ पे। तो अगला प्रश्न फिर था इसमें कि CII का वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो बच्चों इसका वार्षिक सम्मेलन कहाँ पे था? नई दिल्ली में। वार्षिक सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर संपन्न हुआ बच्चों? यहाँ पे। तो नई दिल्ली इसमें करेक्ट आंसर है। और ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए। तो ये थे 10 प्रश्न। और 10 प्रश्नों में आप लोगों के कितने आ रहे हैं भाई? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओगे। 10 में से आप लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं? 7 आ रहा है। 10 में 10, 9। वेरी गुड, बहुत बेहतर। तो अब आप लोगों के साथ जो है नए सवालों पे अब हम लोग वापस लौटने वाले बच्चों यहाँ पे। और नए सवाल क्या रहेंगे एक बार जल्दी से देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आप लोग, अच्छा एक बार आप देखते होगे कि जब आप क्वेश्चंस को लगाते हो, जब क्वेश्चंस को बना रहे होते हो, तो बच्चों एक प्रकार का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और सुबह सुबह की सबसे बेस्ट प्रैक्टिस हम लोगों की यही होती है कि सबसे पहले जो है लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसको एक बार मेरे साथ आप रिवीजन करते हो, फिर हम लोग नए सवालों पे वापस लौटते हैं। तो नए सवालों को अब देखने की बारी है बच्चों। आज का जो डेट है, आज की तारीख है, वो यहाँ पे मेंशन कर लेना है। 15 मई, 15 मई की अपनी ये तारीख रहने वाली है। और आज के अपने इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं वो तमाम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बच्चों जो हमारे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लाइन है कि वक्त हंसाता भी है, वक्त रुलाता भी है, लेकिन वही वक्त है जो सब कुछ सिखाता भी है। जीवन जो है ये वक्त ही तो है, टाइम ही तो है ना। तो जीवन में आपको कई ऐसे वक्त मिलेंगे, कई ऐसे मौके मिलेंगे जहाँ पे आप हंसोगे, खुश रहोगे। कई ऐसे मौके मिलेंगे जहाँ पे आपको रोना पड़ेगा, चीज़ें आपके अनुसार नहीं हो रही होंगी। परंतु आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि इन तमाम चीज़ों में आपको हमेशा सकारात्मक रहना है
और सकारात्मकता इतना होना चाहिए बच्चे कि आप इतना ही समझ लो कि जीवन की सच्चाई यही है, कभी खुशी तो कभी गम, कभी हंसना है तो कभी रोना है, कभी सफलता है तो कभी असफलता है, कभी ऊंचाई है तो कभी आपको जो है वो नीचे गिरना पड़ेगा। तो इन्हीं लाइनों के साथ बच्चों हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहला सवाल आज के क्लास का क्या रहने वाला है बच्चों? तो सबसे पहला सवाल है, ये प्रश्न बहुत ही विशेष हो गया यहाँ पे। प्रश्न क्या है यहाँ पे? तो बच्चों अगला जो यहाँ पे सवाल रहने वाला है हम लोगों का, पहला सवाल कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने लागत के साथ कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए एक संवर्धन योजना जो है, एक प्रमोशन स्कीम को शुरू किया है। तो बच्चों ये स्कीम जो है 37,500 करोड़ रुपए से शुरू की गई है। कितना से स्टार्ट किया गया बच्चों? यहाँ पे 37,500 करोड़ रुपए से। क्या है ये स्कीम? पूरा मामला क्या है इसका? तो बच्चों सबसे पहले मामला तो ये है कि यह परियोजना जो बच्चों, इस परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट जो हमारा है, यानी कि सेंट्रल कैबिनेट बच्चों, उसने अप्रूव कर दिया है। सेंट्रल कैबिनेट ने बच्चों इसको क्या किया है? तो सेंट्रल कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है, मंजूरी प्रदान कर दिया है। बच्चों इस स्कीम के अंतर्गत जो है, जो टोटल बजटरी आउटले है, इसमें जो पैसे खर्च किए जाने बच्चों वो है 37,500 करोड़ रुपया। कितने पैसे खर्च किए जाएंगे भाई? तो 37,500 करोड़ रुपया जो है इसका बजटीय आवंटन है। इसमें इतने पैसे खर्च होंगे, बजटीय आवंटन है, बजटीय आवंटन इसका यहाँ पे रखा गया बच्चों यहाँ पे। उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो बातें लिखी गई हैं वो ये है, जो नेक्स्ट इसमें जानकारी रखेंगे कि इसमें कोयला और लिग्नाइट जो होता है बच्चों, उसको क्या करना है? गैसीफाई करना है। उसका क्या है? गैसीफिकेशन जो है बच्चों वो यहाँ पे करना है। क्या करना है उसका? तो गैसीफिकेशन यहाँ पे करना है। और इसके अंतर्गत जो है बच्चों, इसके अंतर्गत जो टोटल अमाउंट रहने वाला है वो क्या है? तो बच्चों इसके अंतर्गत जो टोटल अमाउंट रहने वाला है वो है लगभग इसमें जो है कि हर वर्ष जो है इसमें लगभग इतना जो है वो 7.50 करोड़ जो है बच्चों, करोड़ टन कोयला और लिग्नाइट का गैसीफिकेशन करना है। कोल और लिग्नाइट जो होता है बच्चों, उसका लिग्नाइट, इन दोनों का क्या करना है? गैसीकरण करना है या गैसीफिकेशन करना है? गैसीकरण करना है या गैसीफिकेशन करना है, ठीक है, लिग्नाइट और कोयला का। और इसके द्वारा सरकार को प्रति वर्ष लगभग, गवर्नमेंट को जो है वो राजस्व जो प्राप्त होगा वो लगभग 63,000 करोड़ है। इसमें जो है 63,100 करोड़ रुपए का वार्षिक जो है एनुअल वार्षिक राजस्व प्राप्ति जो है उसके लक्ष्य रखे गए हैं 3300 जो है बच्चों 3300 करोड़ वार्षिक राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। राजस्व प्राप्ति जो बच्चों इसका अनुमान है, इसका अनुमान लगाया गया है, ठीक है। तो कितना इसमें जो है यहाँ पे रिसीट, जो रेवेन्यू रिसीट होगा एनुअल, कितना रेवेन्यू इसमें प्राप्त हो सकता है बच्चों यहाँ पे? तो रेवेन्यू जो प्राप्त होगा गवर्नमेंट को वो है हर वर्ष लगभग 6300 करोड़ रुपए का। और इसमें कोयला और लिग्नाइट जो बच्चों इसका गैसीफिकेशन होना है, ये कितना होगा? तो 7.50 करोड़ टन जो है ये गैसीफिकेशन होगा, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि क्या इस स्कीम को मंजूरी प्रदान किया गया है? बोलोगे हाँ, इससे जो है मंजूरी प्रदान किया गया है। और इसमें निवेश कितना होगा? तो बच्चों इस स्कीम में कुल जो निवेश होंगे, कुल निवेश इसमें जो सरकार प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर के, तो इसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट रहने वाला है बच्चों वो लगभग है 3 लाख करोड़ रुपया। वो कितना यहाँ पे? 3 लाख करोड़ रुपया। इतना बच्चों इसका इन्वेस्टमेंट का साइज है। कितना करोड़ रुपया इसमें? 3 लाख करोड़ रुपया जो बच्चों वो इसमें निवेश का आकार है, इसमें जो है इन्वेस्टमेंट का साइज है, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी आपको रखना होगा। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, आप में से ज्यादातर बच्चे इस प्रश्न को ऑलरेडी यहाँ पे देखे हुए, ठीक है। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से पढ़ेंगे बच्चों। सवाल आपसे पूछ रहा है गाइस, क्या सवाल है? सवाल है इसमें, हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई को अपनाने वाला पहला कैरेबियन देश का नाम क्या है? कैरेबियन देश कौन बन गया है जिसने इसको अपनाया है? कौन सा वो कैरेबियन देश है बच्चों जिसने यूपीआई को पहली बार अपनाया है? तो उस देश का नाम है यहाँ पे त्रिनिदाद एंड टोबैगो। नाम क्या है बच्चों यहाँ पे? त्रिनिदाद एंड टोबैगो। TNT नाम क्या है इसका?
TNT। तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो बच्चों इसको यहाँ पे अपनाने वाला देश बन गया है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने यूपीआई को अपना लिया है, और केवल यूपीआई को नहीं अपनाया, इसने इंडिया स्टैक को भी अपनाया है। इंडिया स्टैक जो बच्चों उसको भी अपनाया है। इंडिया स्टैक में क्या क्या आता है, इंडिया स्टैक को भी अपनाया है, को भी अपनाया है, यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। अपनाया है, क्या क्या इंडिया से अपनाया है भाई इसने, तो देखो 3 4 5 चीजें अपनाया। जैसे बच्चों जो हमारा भीम ऐप है ना, भारत मनी इंटरफेस जो है भीम ऐप, तो जो हमारा भीम ऐप है, भीम ऐप जो है यूपीआई ऐप है ना, या भीम यूपीआई लिख देते हैं, भीम यूपीआई, इसको भी अपनाया है। वो जो भारत का है डिजी लॉकर, जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट्स अपना रखते हो, तो डिजी लॉकर जो बच्चों इसको भी इसने अपनाया है। उसके बाद हमारा एक है डिजी साइन, ऑनलाइन जो डिजिटल साइन होता है उसको भी गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है, तो डिजी साइन जो है बच्चों उसको भी अपनाया है। तो भीम यूपीआई को अपनाया है, डिजी लॉकर को अपनाया है, डिजी साइन को भी अपनाया है। तो ये सब कुछ यहाँ से इंडिया से इसने अपनाया हुआ है। और क्या अपनाया है बच्चों, और अपनाया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट, और क्या अपनाया है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ऑनलाइन सरकार को कुछ भी खरीदना हो या नीलामी करना हो तो इसी के थ्रू सरकार करती है। तो केवल ये नहीं सोचना है कि भीम यूपीआई को अपनाया है, बहुत सारी चीजों को यहाँ पे अपनाया है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो कैसा देश है बच्चों, तो यह जो है कैरेबियन आइलैंड में आता है। कैरेबियन आइलैंड में बहुत सारे छोटे छोटे देश है, उसमें से एक महत्वपूर्ण देश जो है वो है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। तो वहां पे उसने सारी चीजें जो है अपनाई है। आगे अगर बात करते हैं यूपीआई को लेकर के बच्चे, तो आपको ज्ञात है कि यूपीआई जो है, यूपीआई जो बच्चों ये एनपीसीआई जो है, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा, एनपीसीआई द्वारा 2016 में इसे लॉन्च किया गया था। 2016 में प्रारंभ हुआ है, 2016 में बच्चों ये प्रारंभ हुआ है। और एनपीसीआई क्या है भाई, तो बच्चों एनपीसीआई जो है ये है आरबीआई की सहायक संस्था है, आरबीआई की सब्सिडियरी है, आरबीआई की सहायक संस्था है। तो बच्चों आरबीआई की जो सहायक है एनपीसीआई, तो इस एनपीसीआई के द्वारा जो है 2016 में यूपीआई की शुरुआत हुई थी। और आरबीआई के बच्चों आगे लक्ष्य क्या है वो समझना, तो आरबीआई का लक्ष्य ये है कि वर्ष 2028-29 तक, वर्ष 2028-29 तक, 2028-29 तक 20 देशों में यूपीआई की सेवाओं का विस्तार करना, 20 देशों तक, 20 देशों तक यूपीआई सेवा का विस्तार करना, सेवा का विस्तार करना, ठीक है, यूपीआई सेवा का विस्तार करना, ठीक है बच्चों। कितने देशों तक विस्तार करना है, 20 देशों तक। और 20 में से जानते हैं अभी ना 8 देश हो चुका है, 8 देश में यूपीआई लग चुका है, लग चुका है, ठीक है। 8 देश में यूपीआई लग चुका है, मतलब वहां पे इंस्टॉल ये हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। कौन कौन से देश है जहां पे इंस्टॉल हो चुका है बच्चे, तो बहुत सारे देश हैं, जैसे श्रीलंका, श्रीलंका में लग चुका है, मॉरिशस में लग चुका है, जैसे सिंगापुर में लग चुका है, जैसे फ्रांस में लग चुका है, ठीक है। बहुत सारे देश हैं इसमें, जैसे फ्रांस में लग चुका है। उसके बाद हो गया आपका, फ्रांस के अलावा इसमें हो जाएगा यूएई में है, कतर में है, नहीं नेपाल में है, यूएई, कतर, नेपाल। बच्चों ये ऐसे देश है जहां पे हमारा यूपीआई इंस्टॉल हो चुका है। और एक और कौन सा देश रह जा रहा है इसमें, एक और कौन सा देश इसमें रह जा रहा है बच्चों, यहाँ पे भूटान एक रह गया ना, छोटू सा देश है भूटान। तो ये ऐसे देश है बच्चों जहां पे यूपीआई ऑलरेडी हमारा इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे। अब इसमें क्या होगा भाई, इससे लाभ ये होगा कि अगर यूपीआई इंस्टॉल है तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो है ये भविष्य में पॉसिबल हो जाएगा, कि आप भारत में ही हो और भारत से आप विदेश में किसी भी देश में जहाँ पे यूपीआई चलता है, मान लो मॉरिशस है या सिंगापुर है, तो आप इंडिया से डायरेक्ट पैसे भेज सकते हो या वहाँ से रिसीव कर सकते हो। तो ये अभी जो है इसमें एक बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ा जो है एक यहाँ पे कह सकते हो। तो यूपीआई को अपनाने वाला जो सबसे नया देश बन गया है, उस नए देश का नाम क्या है बच्चे, उस नए देश का नाम है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। नाम क्या है इसका, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ठीक है। तो आरबीआई कितने देशों में इसका विस्तार करना चाहती है बच्चों, 20 देशों तक इसको एक्सटेंड करना चाहती है, इस सेवाओं का एक्सपेंशन चाहती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट है, बिहार मंत्रिमंडल द्वारा
ईवी, ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विद्युत गाड़ियां पर लिए गए प्रमुख फैसलों के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करो। वो जो इसमें से एक स्टेटमेंट है जो गलत लिखा हुआ है वो क्या है? तो अभी देखिए, अभी आपका आज का अगर आप लोगों ने कल का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो कल के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा बच्चों, फ्रंट पेज पे जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल छपा था जिसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अध्यक्षता में एक बैठक हुई और बिहार सरकार ने कुछ जरूरी फैसले लिए हैं। उस फैसला में ये था कि लोगों को अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोग खरीदते हैं तो सरकार उनको सब्सिडी देगी, सरकार उनको जो है वो सहायता पहुंचाएगी। कैसे सहायता पहुंचाएगी, ध्यान से पढ़ते चलोगे। इलेक्ट्रिक वाहनों के निबंधन यानी कि रजिस्ट्रेशन पे 100% का छूट मिलेगा क्या? नहीं, 50% तक जो है वो छूट की बात हुई है। आप गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराते हो, मान लो 8,000 रुपया चार्ज लगेगा, तो बिहार सरकार ने कहा अगर ईवी है तो जाओ 4,000 में हो जाएगा। तो जो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। दूसरा, वर्ष 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 30% करने का लक्ष्य है। अभी जितनी भी सड़कें पे गाड़ियां चल रही है उन गाड़ियों में देखिएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत कम है, ना के बराबर है। तो सरकार का लक्ष्य है कि सरकार इतना इसको प्रमोट करेगी कि 2030 तक कम से कम 100 में से 30 ऐसे गाड़ियां हो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो। मुझे लगता है ये आंकड़ा बहुत कम है, ये 50 हो जाएगा। लोग बहुत जल्दी से इसको ग्रैब कर रहे हैं। उसका लिखा है कि ईवी कार लेने पर, अगर इलेक्ट्रिक कार कोई व्यक्ति लेता है तो उसको 1,00,000 रुपए का सरकार अनुदान देगी, उसको सहायता देगी, सब्सिडी देगी। और कोई अगर ईवी 2 पहिया वाहन लेता है तो उस व्यक्ति को बच्चों 12,000 रुपए का जो है वो गवर्नमेंट उसको जो है वो अनुदान देगी। तो आप में से जो भी लोग बिहार से हो, अगर आप इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने वाले हो तो बच्चों ये आपके लिए सबसे सही समय है। आराम से जाइए और आपको ये डिस्काउंट भी मिल जाएगा, इसके साथ आप इसे खरीद सकते हो। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखोगे। इसके अलावा बच्चों कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं और भी है इसी से जुड़ा हुआ, जैसे इसमें क्या क्या और महत्वपूर्ण चर्चा वो देखोगे मेरे साथ। तो इसमें जैसे और कुछ महत्वपूर्ण चर्चा इसमें ये रखा गया है कि बिहार सरकार ने ना केवल इतना फैसला लिया है बल्कि इसमें और भी फैसले हैं। जैसे बिहार मंत्रिमंडल द्वारा ईवी पर प्रमुख फैसले, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फैसले, क्या क्या फैसला है तो सब्सिडी वगैरह का देख ही लिए हो, ये सब इसमें लिख लेना, ये सारी बातें इसको आप लिख लेना। उसके बाद इसमें बच्चे जो है, इसमें जैसे हम लोग अगर देखें तो इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं। हाँ, क्या क्या बातें इसमें की गई है भाई? तो इसमें जो बातें की गई है उसको ध्यानपूर्वक तरीके से देखेंगे तो सबसे जरूरी बात तो बच्चों यही इसमें था कि 2030 तक, सबसे जरूरी बात है 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हिस्सेदारी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हिस्सेदारी, तो 100 में से 30 गाड़ी जो है वो इलेक्ट्रिक होना चाहिए, इसका लक्ष्य रखा है, इसका सरकार ने टारगेट रखा है। तो भाई बहुत बड़ा टारगेट है। दूसरा इसी में है बच्चों कि गवर्नमेंट का मानना है कि गवर्नमेंट अगर ऐसा करती है तो हर साल लगभग 10 करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल की बचत होगी। इससे क्या होगा कि इससे जो है वो प्रति वर्ष लगभग, इस काम का ऐसा करने से जो है ये क्या हो जाएगा कि इससे लगभग, इससे जो है बच्चों यहाँ पे 10 करोड़ लीटर जो है पेट्रोल डीजल की बचत होगी। 10 करोड़ लीटर जो है बच्चों वो पेट्रोल डीजल का बचत करेगा लोग, लीटर जो है पेट्रोल डीजल की बचत करेगा लोग, पेट्रोल डीजल की बचत करेगा। हाँ, बचत होगी, इतना पेट्रोल डीजल कम उपयोग होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों आगे इसमें जो है वो है अनुदान के अन्य भी कुछ व्यवस्थाएं हैं, अनुदान की अन्य भी व्यवस्था है, सब्सिडी और भी तरीके से मिल सकता है। जैसे सब्सिडी की बच्चों जो और तरीके हैं वो क्या है वो सुन लो। अगर कोई व्यक्ति 2 पहिया खरीद रहा है, ठीक है, 2 व्हीलर अगर ले रहा है, कितना व्हीलर ले रहा है बच्चों? 2 पहिया। तो 2 पहिया जो अगर आप ले रहे हैं, 2 पहिया, वो तो महिलाओं के लिए था। ये जो व्यवस्था हम लोग अभी पढ़ रहे थे किसके लिए था? यह व्यवस्था किसके लिए है? तो बच्चों यह जो व्यवस्था ये महिलाओं के लिए है। ये जो व्यवस्था है किसके लिए था? महिलाओं के लिए। ये जो व्यवस्था है किसके लिए बच्चों? यहाँ पे महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए है ये। ठीक है, अब महिलाओं के अलावा भी तो लोग हैं ना, तो 2 पहिया खरीदने पे, अगर कोई व्यक्ति 2 पहिया खरीदता है, 2 व्हीलर अगर खरीद रहा है, तो 2 व्हीलर खरीदने पे जो है उसके लिए नियम है कि अगर सामान्य वर्ग का व्यक्ति है, सामान्य वर्ग का, तो सामान्य वर्ग का अगर व्यक्ति है बच्चों तो उसको मिलेगा 10,000 का अनुदान, 10,000 का अनुदान मिलेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ST SC वर्ग से है, शेड्यूल ट्राइब्स या शेड्यूल कास्ट वर्ग से है, तो उसके लिए सरकार ने यहाँ पे
जो है उसके लिए व्यवस्था किया है 12,000 का सब्सिडी। वो तो महिलाओं के लिए उधर है ही अलग से। उसके बाद इसी में लिखा हुआ 3 पहिया खरीदने पे, 3 पहिया वाहन लेने पे, 3 व्हीलर लेने पे, अगर कोई 3 पहिया वाहन लेता है, अगर कोई 3 व्हीलर ले रहा है, तो 3 व्हीलर लेने पे जो है इसमें भी सेम नियम है कि अगर सामान्य वर्ग का व्यक्ति अगर कोई ले रहा है, सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी से, तो उस व्यक्ति को 50,000 का सरकार डिस्काउंट देगी, 50,000 रुपए की छूट। और अगर कोई ST SC समुदाय से कोई व्यक्ति अगर इसे खरीद रहा है तो उसे बच्चों मिलेगा 60,000 रुपए का डिस्काउंट। ठीक है, 60,000 रुपए जो है उसका यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा एक जो है जरूर फैसला है महिलाओं के अलावा। ये तो लाभ महिलाओं के लिए ना, महिलाओं के लिए ये व्यवस्था है। इसके बाद इधर किया गया है आम जो व्यवस्थाएं हैं। और ये सब करने के दौरान जो है बच्चों एक और फैसला लिया गया है, और वह फैसला ये है कि बिहार सरकार जो है, बिहार सरकार बच्चों, बिहार सरकार जो है वो लगभग 72,000 करोड़, बिहार सरकार बच्चों अगर एक नंबर देखें तो 72,901, 72,901.30 करोड़ अतिरिक्त कर्ज लेगी, अतिरिक्त कर्ज लेगी। इसका भी फैसला हुआ है, यानी कि योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ रहा है, कर्ज भी लेने की आवश्यकता पड़ रही है। तो बच्चों बिहार सरकार जो है वो अतिरिक्त कर्ज भी ले रही है, और ये कर्ज कितना होगा बच्चों यहाँ पे 72,901.30 करोड़। तो ये बिहार सरकार के कुछ जरूरी, कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं बच्चों जो अभी लिया गया है। ठीक है, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो? आप लोगों को निश्चित तौर पे लाभ उठाना चाहिए ऐसी योजनाओं का, ऐसा नो इलेक्ट्रिक व्हीकल से भाई आराम से चलो, लेकिन थोड़ा सा वही है मेंटालिटी का। लोगों को लगता है इलेक्ट्रिक गाड़ियों में पावर कम है, और बिहार में आपको पता है ना, लोगों को गाड़ी खरीदने के दौरान जो है अपना भौकाल का बड़ा ध्यान रहता है कि भाई हमें भौकाल टाइट रखनी है, गाड़ी तो हो तो थार हो, गाड़ी हो तो स्कॉर्पियो हो, बाकी क्या इलेक्ट्रिक में रखा हुआ है। बट बच्चे मैं आपको कहूंगा कि जस्ट थिंक, एक पढ़े लिखे इंसान की तरह सोच के देखो। तो पढ़े लिखे इंसान की तरह अगर आप सोचोगे तो निश्चित तौर पे आप इको फ्रेंडली गाड़ियां चलाना ज़्यादा पसंद करोगे, है ना। तो इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक समस्याओं को, अगला सवाल आपके सामने है, नागरिक समस्याओं के त्वरित निपटान हेतु किस राज्य सरकार ने सहयोग पोर्टल और 1100 हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है? तो जो बिहार सरकार में सीएम जो सम्राट चौधरी, में नीतीश कुमार बोलने जा रहा था, एकदम फुल फॉर्म में है ना, इसमें फुल फॉर्म में है। तो इन्होंने लॉन्च किया है बच्चों सहयोग पोर्टल, सहयोग पोर्टल लॉन्च किया है, और 1100 हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। कौन सा नंबर है बच्चों? ये 1100 हेल्पलाइन नंबर। तो ये 1100 नंबर या फिर उस पोर्टल, इसमें नियम क्या है वो सुनना। इसमें नियम ये है कि नागरिक जो है, ये जो है सीएम सम्राट चौधरी द्वारा ये की घोषणा की गई, सम्राट चौधरी, सीएम सम्राट चौधरी द्वारा इसकी जो है इसका फैसला लिया गया है, द्वारा इसकी घोषणा की गई है। अच्छा रुको, ये नाम बाद में लिखेंगे। अब इसमें होता क्या वो सुनना बच्चों। इसमें ये है कि इसमें ये होता है कि जन शिकायतों की सुनवाई, इसमें नियम है कि जन शिकायतों की सुनवाई, जन शिकायतों की सुनवाई जो है, सुनवाई तय समय सीमा के अंदर होनी चाहिए, तय समय सीमा में होना, तय समय सीमा जो है उसमें होगी, सीमा में होगी। और बच्चों ये जो तय समय सीमा है, इसके लिए जो है फिक्स्ड टाइम दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी कंप्लेन करता है तो इसके लिए निवारण के लिए बच्चों इसकी फिक्स टाइमिंग है। और बच्चों इसकी फिक्स टाइमिंग क्या है? तो विद इन 30 डेज, जैसे ही कंप्लेन होता है तो 30 दिनों के अंदर जो है इसकी सुनवाई होना अनिवार्य है, विद इन 30 डेज। ठीक है, आप अगर कोई भी शिकायत करते हो कि भाई हमारे घर की सड़क नहीं बनी हुई है, टूट गई है, पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रहा है, जो भी आपकी सुविधा है, राशन नहीं मिल रहा है, तो उस सुविधा के अंतर्गत कितना है, 30 दिन के अंदर उस पर कार्रवाई करना आवश्यक है। अगर नहीं करेगा तो 31वां दिन जो रहेगा, 31वां दिन, तो 31वां दिन है जो बच्चों, संबंधित अधिकारी जो है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा, संबंधित अधिकारी जो है वो सस्पेंड हो जाएंगे, उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा कि हटो भाई जाओ अब। ठीक है, ये नियम बनाया गया, तो अच्छा नियम है कहीं ना कहीं। और इसमें क्या है कि अब आप शिकायत वगैरह के लिए जो है वो एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, और ये हेल्पलाइन नंबर क्या है बच्चों?
तो हेल्पलाइन नंबर है 1100। हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1100। इस 1100 नंबर में आप सुबह में 8 AM से लेकर के रात के 8 PM तक, ठीक है, इसमें जो है ये ओपन रहेगा, खुला रहेगा। इतने के बीच में जो है आप कंप्लेन कर सकते हो। और साथ ही साथ इसमें एक और नियम बनाया गया है। नियम क्या बनाया गया बच्चों? तो नियम ये है कि महीने के पहले और तीसरे सहयोग शिविर लगाया जाएगा बच्चों। सहयोग शिविर का आयोजन भी होगा लोगों को सेवा देने के लिए। तो सहयोग शिविर जो होगा ये कब लगेगा? तो महीने के पहले और तीसरे, पहले तथा तीसरे, महीने के पहले तथा तीसरे मंगलवार को, ठीक है। मतलब प्रत्येक मंथ में, एवरी मंथ फर्स्ट एंड थर्ड जो यहाँ पे ट्यूसडे रहने वाला बच्चों, उसमें सहयोग शिविर का भी आयोजन होगा। सहयोग शिविर का भी आयोजन होगा। अगर जनता को कोई सुविधा, कोई असुविधा है तो वो जाकर के डायरेक्ट अपने अधिकारियों के साथ जो है वो विमर्श कर सकता है, चर्चाएं कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखोगे बच्चे, यहाँ पे ये सारी बातें ध्यान रखना है आपको, है ना। तो ये फैसला कहाँ पे हुआ बच्चों? यह फैसला जो है ये बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। यह फैसला किसका बच्चों? ये बिहार सरकार का फैसला है। किसका फैसला बच्चों? ये बिहार सरकार का। और बिहार सरकार में जो अभी CM है बच्चों, उनका नाम है सम्राट चौधरी। नाम क्या है इनका? सम्राट चौधरी। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे सामने सवाल रहने वाला है कि मई 2026 तक स्थिति के अनुसार नवनियुक्त प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के संबंध में गलत मिलान की पहचान करो। बच्चों देखो, टाइम टू टाइम क्या होता है कि अलग अलग देशों में हर बार कोई ना कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनते रहता है। तो ऐसे सवालों को मैं क्या करता हूं कि ऐसे सवालों को मैं ना एक जगह जमा कर लेता हूं। और जब 4-5 नाम मिल जाता है तो एक ही दिन क्वेश्चन बना देते हैं स्टेटमेंट में। इससे क्या होता है कि सब आपको मुझे बताना आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे इसी प्रश्न को देख लो, हमने क्या लिखा है? पीटर मैग्यार, ये हंगरी के प्रधानमंत्री बन गए हैं क्या? एकदम सही बात है, हंगरी के प्रधानमंत्री हैं। पाबित्रा मार्गेरिटा कोस्टा रिका के राष्ट्रपति बने हैं क्या? पाबित्रा मार्गेरिटा, तो पाबित्रा मार्गेरिटा जो है क्या ये बने हैं वहां पे? आपको बताना है, ठीक है। पाबित्रा मार्गेरिटा, तो ये कहाँ के बने, आपको बताना है। कोस्टा रिका के बने हैं क्या? तो बच्चों ये तो हमारे विदेश राज्य मंत्री हैं, ये तो भाग लेने के लिए गए हुए थे ना। ये कौन है? विदेश मंत्री हैं, लेकिन ये राज्य मंत्री हैं, ठीक है। तो ये तो भाग लेने के लिए गए थे, ये थोड़ी हो जाएंगे वहां पे। उसके बाद है मार्क कार्नी, फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं क्या? मार्क कार्नी, तो बच्चों मार्क कार्नी फ्रांस के नहीं है बल्कि कनाडा के। कहाँ के हैं ये? कनाडा के। कहाँ के? कनाडा के, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? गलत। रूमेन रामदेव, ये बुल्गारिया के प्रधानमंत्री बने हैं क्या? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बच्चों इसमें गलत कितना है? इसमें 2 गलत है। इसमें गलत कितना हो गया? 2, ठीक है। इसमें कितना गलत हो गया? 2 गलत हो गया। अभी कोस्टा रिका के कौन बने हैं नए प्रेसिडेंट? तो बच्चों इसको ना लिख लेना यहाँ पे, लोरा फर्नांडीज। नाम क्या बच्चों इनका? लोरा फर्नांडीज। तो ये यहाँ पे बने हैं कोस्टा रिका के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। इंडिया की तरफ से भाग लेने के लिए कौन गए थे? पाबित्रा मार्गेरिटा। तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखोगे। पाबित्रा मार्गेरिटा इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां पे। तो गलत कितना था? 2-2 गलत हो गया। और सही कर देना, मार्क कार्नी कहाँ के? कनाडा के। ये लोरा फर्नांडीज कहाँ के? कोस्टा रिका के, ओके। और हमने आपको पहले भी इसका एक लिस्ट यहाँ पे बनवाया हुआ था बच्चों कि जैसे नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जैटेन बने थे, ये हम लोगों ने देखा हुआ है। ममितियाना रोजानिस कहाँ के बच्चों? ये मेडागास्कर के प्रधानमंत्री, ये भी सब हाल में नियुक्त हुए लोग। लुइस एरोयो सांचेज पेरू के प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद है एंड्रयू ग्योरो, ये बुल्गारिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो उस समय बने थे, तो ये सही था। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तारिक रहमान है। उसके बाद है थाईलैंड के प्रधानमंत्री, बच्चों थोड़े दिन पहले हटे थे वहां पर, नए बने हैं, अनुतिन चरनावीराकुल। उसके बाद है चिली के राष्ट्रपति, तो बच्चों इनका नाम है जोस एंटोनियो कास्ट्रिस, तो ये भी सही है, ये तो हो गया। बालेंद्र शाह, तो बच्चों बालेंद्र शाह कहाँ के बने हुए हैं? बालेंद्र शाह बच्चों नेपाल के हैं। कहाँ के हैं ये? नेपाल के।
तो इन सभी लोगों का नाम जो है आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अच्छे से इन सभी नामों को ध्यान से नोट कर लेना, एक बार सवाल यहाँ से बनेंगे। खास करके जैसे बांग्लादेश और ये कम से कम नेपाल का, ये सब तो पड़ोसी देश हैं, तो सवाल बनेंगे आपसे। बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने रहने वाला है कि तीसरा, कौन सा बच्चों, ये तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 15 से 16 मई 2026 को कहाँ पे होगा? तो बच्चों ये होने वाला है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। कहाँ पे होने वाला है बच्चों? ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, यानी कि भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। तो बच्चों भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, इसमें नॉर्डिक जब मैं कहता हूं ना, तो नॉर्डिक के बारे में यहाँ पे नोट कर लेना। इसमें 5 देश हैं। कितने देश है बच्चों इसमें? इसमें 5 देश शामिल हैं। नॉर्डिक देश कितने हैं? 5 देश शामिल हैं, और पांचों देशों का जो है नाम जानना आवश्यक है। जैसे कौन कौन सा देश है इसमें? बच्चों इसमें जैसे है नॉर्वे है देश, इसमें कौन कौन सा है? नॉर्वे, स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन। उसके अलावा इसमें है नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, है ना, फिनलैंड हो गया। उसके बाद और कौन हो जाएगा इसमें? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और संबंधित देश का नाम हो जाएगा बच्चों इसमें नीदरलैंड। नीदरलैंड है ना, नीदरलैंड और डेनमार्क। नीदरलैंड और डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क। तो बच्चों ये सभी देश जो है इसमें शामिल हैं। ये सभी देश कितने देश है? 5 देश। तो ये पांचों देश एक तरफ, और इनके साथ जो है बच्चों ये मीटिंग कौन करने वाला है? तो मीटिंग करने वाला है भारत। और भारत और नॉर्डिक शिखर सम्मेलन जो होने वाला बच्चों, ये होने वाला है 15-16 मई को। 15-16 मई जो है बच्चों ये प्रस्तावित है। और ये जो 15-16 मई यानी कि आज ही इसका आयोजन जो है प्रारंभ हो रहा है। स्थान कौन सा रहेगा बच्चों? तो स्थान इसमें है ओस्लो। कहाँ पे होने वाला है? ओस्लो में। ओस्लो जब मैं कह रहा हूँ तो आपको ध्यान होगा, कैपिटल सिटी ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे की राजधानी है ये, नॉर्वे की राजधानी। तो वहीं पे यह आयोजन होगा, आयोजन होगा। और बच्चों ये 3rd एडिशन है, 3rd संस्करण है या 3rd एडिशन है, इसको लिख लोगे। कौन सा संस्करण है ये आयोजन का? 3rd संस्करण, यानी कि ये प्रारंभ हुआ है 2018 से। प्रारंभ कब हुआ था? पहली बार जो ये आयोजन हुआ था 2018 में हुआ है, 2018 में, ठीक है, यहीं से शुरुआत हुआ था। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात होगा कि भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग ले रहे हैं। भारत की ओर से भारत की तरफ से, भारत की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। अभी यात्रा पे गए ना, इन्हीं देशों में तो गए यात्रा पे पीएम नरेंद्र मोदी। तो इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों यहाँ पे? नरेंद्र मोदी। कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो बच्चों ये एक शिखर सम्मेलन है, और नॉर्डिक देश जो है, नॉर्डिक कंट्रीज हैं, ये नॉर्डिक कंट्रीज बच्चों इस तरह का सम्मेलन जो है और किसी के साथ नहीं करता। इस तरह का सम्मेलन जो है वो केवल लोग अमेरिका के साथ करता है। तो नॉर्डिक देशों का ऐसा सम्मेलन भारत के अलावा और किस देश के साथ होता है? केवल अमेरिका। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि भाई हमारा देश जो है वो समझ लो, जो अमेरिका जिसके साथ मीटिंग करता है भाई उसके साथ भारत भी मीटिंग कर रहा है। तो नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ बोलोगे? ओस्लो में, नॉर्वे में, 3rd एडिशन 2018, 15 से 16 मई तक इंडिया को नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंट करेंगे। नॉर्डिक देशों की संख्या कितना बच्चों यहाँ पे? 5 है। टोटल संख्या इसमें कितना है? 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला है कि सहकार से समृद्धि, क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे? सहकार से समृद्धि, इस विजन के साथ पहला क्षेत्रीय सहकारी सुधार सम्मेलन किस शहर में हुआ है? बच्चों पहली बार जो है क्षेत्रीय सुधार सम्मेलन हुआ है, और ये कहाँ पे हुआ है बच्चों? तो ये हो गया है आइजोल मिजोरम में। कहाँ पे हो जाएगा ये? आइजोल मिजोरम में इसका आयोजन हुआ है। और कार्यक्रम का नाम क्या है? सहकार से समृद्धि। नाम क्या बच्चों कार्यक्रम का? सहकार से समृद्धि। पूरा मामला क्या वो समझना। सहकार से समृद्धि जो है बच्चों, यह जो विजन है पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में इसकी घोषणा की गई थी। 2021 में घोषणा इसका किया गया था, सहकार से समृद्धि, ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछा है ये सवाल। दूसरा इसमें है कि इसी घोषणा के अंतर्गत आपको ध्यान होगा कि इसके लिए जो बच्चों भारत सरकार ने एक अलग मंत्रालय बनाया था। उस मंत्रालय का नाम है सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय जो बच्चों उसको भी गठित किया गया था। सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। सहकारिता मंत्रालय का गठन
किया गया, ठीक है। और सहकारिता मंत्रालय कब गठित हुआ बच्चों? तो स्पष्ट तौर पे लिखना 2021 में। मंत्री कौन है इसके? अमित शाह। शुरू से जब से बना है तब से अमित शाह ही है। मंत्री का नाम क्या बच्चों यहाँ पे? अमित शाह, ठीक है। और सहकार से समृद्धि विजन जो है, सहकार से समृद्धि, तो सहकार से समृद्धि जो है इसका क्या लक्ष्य है? सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि, तो बच्चों सहकार से समृद्धि यानी कि प्रॉस्पेरिटी फ्रॉम कॉपरेशन, प्रॉस्पेरिटी फ्रॉम कॉपरेशन। तो इसमें बहुत सारे लक्ष्य इसमें जो है वो रखे गए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें जो है वो लक्ष्य यहाँ पे रखे गए हैं। और क्या इसमें लक्ष्य है बच्चों? तो इसमें लक्ष्य जो है, तो इसमें जो सबसे पहला जो इसमें होगा बच्चों यहाँ पे वो है कि इसके अंतर्गत लगभग 63,000 जो पैक्स है बच्चों, इसमें दो तीन बातें लिखते चलेंगे। जैसे पहला है कि 63,000 पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर जो कोऑपरेटिव समिति जो है, पैक्स जो है को कंप्यूटराइज किया जाएगा, उसको ऑनलाइन कर दिया जाएगा। कंप्यूटराइज करने का लक्ष्य है, करने का लक्ष्य है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है बच्चों यहाँ पे? तो पहला तो हो गया कि 63,000 जो पैक्स है वो कंप्यूटराइज होगा। दूसरा इसमें क्या है बच्चों? तो दूसरा इसमें है, दूसरा इसका जो लक्ष्य है बच्चों वो है कि इसमें जो है, इसमें जो है पैसे खर्च होंगे लगभग, इसमें जो है कि इसमें जो पैसे खर्च होंगे, इसमें जो है पैसे जो लगभग खर्च होंगे बच्चों वो है 2516 करोड़ रुपया। इसका जो बजटरी आउटले है, इसका जो बजटरी आउटले है, बजटीय आवंटन, तो आवंटन कितने का बच्चों? ये 16 करोड़ रुपया, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चों यहाँ पे एक और जानकारी रखोगे कि इसके अंतर्गत जो है विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण, फूड स्टोरेज जो है, अनाज भंडारण, फूड स्टोरेज, अनाज भंडारण योजना है। फूड स्टोरेज का ये प्लान है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फूड स्टोरेज प्लान है बच्चों, ये फूड स्टोरेज प्लान है ये, इसको ध्यान रखोगे। और अगर इंडिया में पूछा जाए सहकारी समिति के बारे में तो बच्चों आप ध्यान रखना, सहकारी समिति, सहकारी समितियों के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो इंडिया में जो कोऑपरेटिव कमिटीज है बच्चों उसके बारे में दो बातें याद रखोगे। पहले कि इसकी संख्या कितनी है, तो बच्चों इसकी संख्या लगभग 8.5 लाख है, 8.5 लाख, ठीक है। और इसमें से लगभग जो लोग जुड़े हुए हैं वो लगभग 29 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं, 29 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, इससे सहकारी समितियों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो सहकार से समृद्धि, ये जो प्रोग्राम है सहकार से समृद्धि, इस प्रोग्राम को लेकर के हमने चर्चा किया कि भाई इस पे अभी हाल ही में क्षेत्रीय बैठक हुआ है पहली एआई जोल में, और ये 2021 में पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया है। नारा क्या है बच्चों? सहकार से समृद्धि। इसमें क्या होगा? 63,000 पैक्स ऐसे हैं जिसको कंप्यूटराइज किया जाएगा, उसमें कंप्यूटर इत्यादि लगाए जाएंगे। इसमें जो पैसे खर्च होंगे बच्चों वो लगभग 2516 करोड़ रुपया है, और यह विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना है। भारत में लगभग 8.5 लाख जो है वो कोऑपरेटिव कमिटीज हैं, और इन कमिटीज के अंतर्गत लगभग 29 करोड़ लोग ऐसे बच्चों जिससे लाभ उठा रहे हैं। ये सारी बातें ध्यान रखोगे। उसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट जो चर्चा है बच्चों, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे डिस्कशन रहने वाला है वो डिस्कशन है हमारे सामने, अगला जो डिस्कशन यहाँ पे है वो है हमारा कि बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि जनवरी से मार्च 2026 नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार सही कथन की पहचान करो। बेसिकली सही कथन नहीं होगा यहाँ पे, गलत कथन की पहचान करो, ठीक है। गलत कथन की पहचान करो, एक स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। तो आप इकोनॉमिक्स में ये सारे कंसेप्ट पढ़ते होगे, ये सब कंसेप्ट बच्चे आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, तो मैं आपको इसके कुछ आंकड़े जो है वो अपडेट कर देता हूँ। इसमें कुछ आंकड़े क्या है वो एक बार मेरे साथ आप देखिएगा, ठीक है। कुछ आंकड़े क्या है बच्चों वो आप यहाँ पे मेरे साथ देखेंगे। तो सबसे पहला इसमें क्या है? सबसे पहला इसमें है कि समग्र LFPR जो जो समग्र यानी कि कंपोजिट, या कह सकते हो कि जो कलेक्टिव जो LFPR है यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट,
तो वो कितना है बच्चों यहाँ पे 15.5%। कितना है? 15.5%। महिलाओं का, वुमेन का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो कितना रिकॉर्ड हुआ है अभी? तो वो है बच्चों 34.7%। ये सब डेटा डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। शहरी श्रमिक जनसंख्या अनुपात, जो अर्बन अर्बन लेबर पॉपुलेशन रेशियो क्या है? तो अर्बन लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो जो है ये क्या है बच्चों? तो ये है 46.9%। यानी कि शहरों में जितने लोग रहते हैं उसमें से इतने लोग जो हैं वो लेबर हैं, यानी कि जॉब करते हैं, रोजगार करते हैं। आगे लिखा हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में LFPR कितना है? ग्रामीण क्षेत्रों में LFPR कितना है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों 95.5% नहीं है, बल्कि इट्स ओनली 15.5%। ग्रामीण क्षेत्रों में तो बेरोजगारी शहरों की तुलना से ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे कितना है बच्चों? 15.5%। कितना परसेंट यहाँ रिकॉर्ड हुआ है? 15.5% यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है। तो ये सारे आंकड़े जो आप लिख लोगे कि जनवरी से मार्च 2026 श्रम बल अवधि के अंतर्गत ये सारे आंकड़े हैं। अब ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो बच्चों आपको ज्ञात होगा कि यह जो रिपोर्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आंकड़े द्वारा प्रकाशित किया जाता है, और इसके अंतर्गत जो है ये जो आंकड़े दिए गए बच्चों वो हमारे देश के अंदर आपको दिखा रहा है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या है, भारत में कितने लोग हैं जो रोजगार में हैं, कितने लोग जो हैं वो रोजगार में नहीं है, उसकी क्या स्थिति है। ये पूरा हम लोगों को यहाँ एक पूरा जो अपना एक ढांचा है वो यहाँ पे बताने का काम करता है। और इसमें किस एज ग्रुप को मापते हैं बच्चे? तो आपको ज्ञात है ना, लेबर फोर्स जब हम कहते हैं लेबर फोर्स, ठीक है, जब हम लोग बोलते हैं श्रम बल, तो बच्चों आपको ज्ञात होना चाहिए कि श्रम बल जो है, श्रम बल, तो इसकी परिभाषा है 15 वर्ष या अधिक आयु, 15 वर्ष या अधिक आयु। और 15 वर्ष या अधिक आयु जो है ये कहाँ तक? तो ये 59 ईयर्स तक, 59 वर्ष तक, या कभी कभी 65 वर्ष तक भी इसको लिया जाता है, ठीक है। लेकिन मिनिमम एज कितना होता है? 15 साल। लेबर फोर्स किसको कहते हैं? लेबर फोर्स में वो पॉपुलेशन आता है बच्चे जिसका एज 15 वर्ष या उससे ज्यादा है, वह पॉपुलेशन जिसका उम्र कितना है? 15 वर्ष या उससे ज्यादा है। तो ऐसे लोग किस में आते हैं? श्रम बल में आते हैं। तो अपने इसमें यही आकलन होता है कि श्रम बल में कितने लोग काम कर रहे हैं, यानी कि भारत में 15 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के 55.5% पॉपुलेशन जो बच्चे वो रोजगार में है। महिलाएं जो 15 वर्ष से ज्यादा उम्र की वो 34% हैं, और शहर क्षेत्र में रहने वाली आबादी में रेशियो जो है इतना है। ग्रामीण क्षेत्र में मात्र इतने प्रतिशत लोग जो है वो रोजगार में है। तो ये सारे आंकड़े, ये सारे डेटा जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारा जो डेटा है बच्चों वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्या सवाल रहने वाला बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है GDP को लेकर के बच्चों, कि अमेरिकी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2026 जो फाइनेंशियल ईयर 2026 है बच्चों, उसके लिए जो है यहाँ पे भारत में संशोधित GDP का पूर्वानुमान क्या है? तो बच्चों इंडिया की GDP का जो अनुमान है मूडीज के अनुसार, किसके अनुसार बच्चों? यहाँ पे मूडीज के अनुसार, तो ये कितना लगाया गया है? तो मूडीज के अनुसार जो अनुमान लगाया गया बच्चों वो है 6.0%। मूडीज ने कितना का अनुमान लगाया है? 6.0%। पहले जो है बच्चे मूडीज ने ही कहा था पहले कि 6.08% रहेगा, लेकिन इसको घटा दिया है, थोड़ा सा क्या करते हैं, घटा दिया। और अब कितना बोल रहा है? तो अब बोल रहा है 6.0%। देखो किसी भी देश की जो GDP है उसका ग्रोथ बहुत महत्व रखता है, ऐसा नो, किसी भी देश की जो GDP है बच्चों उसका महत्व बहुत रहता है। और भारत की जो GDP का जो ग्रोथ है वो तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा अप्रत्याशित है, सबसे बेहतरीन हमारा GDP का ग्रोथ रह रहा है, अप्रत्याशित है। तो इसमें ना कुछ कुछ आंकड़े जो है आपको डायरेक्ट याद रखना है। जैसे बच्चों अभी आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट जो आया था इकोनॉमिक सर्वे का, तो इकोनॉमिक सर्वे में क्या बोला गया? तो बच्चों आपको ध्यान होगा इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत 2025-26 जो रिसेंट रिपोर्ट आया है उसमें भारत का GDP का जो वृद्धि दर है फाइनेंशियल ईयर 26-27 में वो लगाया गया है 6.8% से लेकर 7.2% तक। इंडिया के GDP का वृद्धि दर क्या रहने वाला है बच्चों यहाँ पे? तो इंडिया का GDP वृद्धि दर जो रहने वाला है वो है इसका जो एस्टिमेटेड जो इसमें डेटा वो है 6.8 से लेकर 7.2% तक। और इसी डेटा को अगर आप यहाँ पे देखोगे बच्चे तो हमने अलग अलग संस्थाओं के द्वारा जो अनुमान लगाया गया है वो हम यहाँ पे आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप इसमें से क्या करोगे कि एक एक करके देखोगे, ठीक है, इसको जो है एक एक करके आप यहाँ पे देखेंगे।
सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बच्चों, इसमें सबसे पहले जो है इसमें बात करेंगे हम लोग, जस्ट ए सेकेंड, इसको मैं एक साइड कर लेता हूँ। सबसे पहले जो हम लोग इसमें देखेंगे बच्चों वो है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किसने क्या बोला हुआ, ठीक है। देखो बच्चों, इसमें अगर पूछा जाए इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का अनुमान क्या है, तो आप लिखेंगे ये सब, है ना। इंडिया रेटिंग और रिसर्च के अनुसार इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहने वाला है फाइनेंशियल 2027 में, 6.3। एशियन डेवलपमेंट बच्चों बहुत महत्व रखता है, इसके अनुसार कितना रहने वाला है, 7.2। फीच रेटिंग्स, ये कंपनियां भारत की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करके बता रही कि इंडिया का ग्रोथ क्या रहने वाला है, 7.4%। इंड आर ए, इसका क्या अनुमान है बच्चों, 7%। क्रिशिल, क्रिशिल का अनुमान क्या है, क्रिशिल का अनुमान भी 7% है। आईएमएफ बहुत महत्व रखता है बच्चों, आईएमएफ का अनुमान क्या है, 6.4%। और अगले वर्ष के लिए क्या अनुमान लगाया है, 6.2%। तो ये जो अनुमान यहाँ लगाए गए बच्चों, इसको आपको अच्छे से नोट करना है, क्योंकि परीक्षा में क्या करता है कि आपसे पूछेगा कि बताओ एडीबी के अनुसार भारत का वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर क्या रहने वाला है, या आपसे पूछेगा कि बताओ क्रिशिल, आईएमएफ तो बहुत महत्व रखता है, तो ये सब आपसे पूछेगा ही। और इकोनॉमिक सर्वे का तो हमने लिख ही दिया है कि इकोनॉमिक सर्वे में हमारा ग्रोथ रेट क्या रहने वाला था, इसका क्या प्रोडिक्शन किए गए हैं, यहाँ तक हो गया। उसके बाद इसी में से जो है कुछ हमने और भी आंकड़े इसमें जोड़ दिए हैं, कुछ और भी आंकड़े इसमें हमने जोड़ दिया है, जैसे अभी जो अनुमान लगाया गया है अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, वो भी आंकड़ा हम यहाँ पे जोड़ दिए हैं, ठीक है, वो भी आंकड़ा हम यहाँ पे जोड़ दिए हैं। देखिए कुछ अनुमान जो लगाया गया, जैसे बच्चों यहाँ पे एक अनुमान है आरबीआई के द्वारा, तो आरबीआई के द्वारा कितने का अनुमान है, 6.9% का। एडीबी का कितना है बच्चों, 6.9% का। ये रिवाइज्ड डेटा है। उसके बाद है आईएमएफ का 6.5% का। वर्ल्ड बैंक का अनुमान क्या है, 6.6% का। मूडीज अभी जस्ट पढ़े हम लोग, 6% का। एसबीआई रिसर्च के अनुसार 6.6%। एचएसबीसी, एसएसबीसी छोड़ ही दो, ऐसे उतना मैं तो नहीं रखता है। मॉर्गन स्टैनले भी छोड़ दो। तो ये कुछ आंकड़े हैं जिसको आप यहाँ पे देखोगे, जो डेटा आपको डिफर करेगा, जैसे यहाँ पे एडीबी का हम लोग कितना पढ़ रहे हैं, 6.9%। तो जो डेटा आपको डिफर कर रहा है तो समझ लेना कि वो नए आंकड़े होंगे, ठीक है, वो नए आंकड़े होंगे। ये कौन सा है, FY27 के लिए है, FY27 के लिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे। तो ये सारे आंकड़े आपको बच्चों यहाँ पे नोट कर लेना है। उसके बाद अगला जो सवाल हम लोगों का रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अंतिम सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत ने किस संगठन के साथ साझेदारी में कंट्री स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम, जो हिंदी इंग्लिश में ये सब शब्द को ट्रांसलेट करिएगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा हिंदी में, इंग्लिश में रहने देते हैं। नाम क्या है इसका, कंट्री स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम, इसको बोलते हैं राष्ट्र रणनीतिक अवसर साझेदारी। इस कार्यक्रम को 2026 से लेकर 2033 तक के लिए जो बच्चों उसकी शुरुआत किया है। तो पूछ रहा है भारत ने किसके साथ मिलकर चलाया है इस प्रोग्राम को, तो बच्चों इस प्रोग्राम को मिलकर चलाया गया है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के साथ मिलकर, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पे बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। पूरा मामला क्या है, देखो इसी को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, इसी को शॉर्ट में लिखेंगे IF, अभी आगे लिखना पड़ेगा इसलिए हम यही लिख लेते हैं, IFAD। बात करेंगे संस्था क्या है, IFAD, यानी कि भारत में बच्चों कंट्री स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम चलाया गया है। यह प्रोग्राम 2026 से लेकर के 2026 से 2033 तक, यानी कि 8 वर्षों तक बच्चों ये प्रोग्राम चलेगा। 8 वर्षों की योजना है, 8 वर्षों का ये प्रोग्राम है, योजना है, ठीक है। अब इस योजना के बारे में आगे की जानकारी क्या है बच्चों वो समझोगे इस योजना में। तो इसमें कौन है, भारत है, भारत, तथा दूसरी जो संस्था है बच्चों वो है IAFD। नाम क्या है इसका, IA, इंटरनेशनल एग्रीकल्चर एंड फूड डेवलपमेंट, ठीक है, IAFD मिल करके, ठीक है, वो इसको मिल करके चला रहा है, ठीक है। बच्चों इसका जो पूछा जाएगा कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो बच्चों इसमें ध्यान रखोगे कि इसका जो मूल उद्देश्य है, इसका जो मूल उद्देश्य है वो है कि ग्रामीण आय में वृद्धि करना। इसका उद्देश्य क्या है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो इस प्रोग्राम का जो मूल उद्देश्य, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम, का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है बच्चों वो क्या है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है, इसके 3-4 ऑब्जेक्टिव है बच्चों। जैसे पहला है ग्रामीण आय में वृद्धि, ग्रामीण आय में वृद्धि, ग्रामीण आय में वृद्धि। जो ग्रामीण आय है, रूरल इनकम है बच्चों, उसको क्या करना है, बढ़ाना है। जलवायु परिवर्तन, लचीलापन, रेजिलियंस जो है उसको करना है, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, रेजिलियंस, जलवायु परिवर्तन,
परिवर्तन, लचीलापन को बढ़ावा देना, लचीलापन, लचीलापन को बढ़ावा देना, लचीलापन को बढ़ावा देना। और बच्चों इसका तीसरा भी उद्देश्य, तीसरा उद्देश्य इसमें है कि सतत आजीविका, सस्टेनेबल लाइवलीहुड, सतत आजीविका, सतत आजीविका, ठीक है, सतत आजीविका। तो इसमें टोटल कितने लक्ष्य रखेगा बच्चों? इसमें 3 जो है मेजर तौर पे इसके लक्ष्य हैं। और ये प्रोग्राम कब से कब तक चलेगा? 2026 से लेकर 2033 तक। कब से कब तक चलेगा? 2026 से 2033 तक, ठीक है। इसकी घोषणा कहाँ से हुई है? तो बच्चों इस प्रोग्राम की जो घोषणा की गई है, इस प्रोग्राम की जो घोषणा हुई है वो हुआ है नई दिल्ली से। इस प्रोग्राम की जो घोषणा हुई है वो कहाँ से बच्चों? नई दिल्ली से। नई दिल्ली में कहाँ पे? भारत मंडपम से। नई दिल्ली में कहाँ पे? भारत मंडपम से, ठीक है। इसकी घोषणा कहाँ से हुई? भारत मंडपम, नई दिल्ली से। तो ये थे आज के प्रश्न। और थोड़ी सी बातें और इसमें है, जैसे ये जो संगठन है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, तो इसके बारे में थोड़ी बातें आप नोट कर सकते हो। इसमें जो है बच्चों इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना के बारे में आप नोट कर लोगे। इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पे है? तो बच्चों इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय जो है ये रोम में है, रोम इटली में है। और नेक्स्ट इसमें एक और है कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये संगठन क्यों काम करता है? वो जो इस संगठन का बड़ा उद्देश्य है, ये दुनिया से गरीबी खत्म करना चाहता है, गरीबी खत्म करना चाहता है, दुनिया से भूख खत्म करना चाहता है, हंगरनेस, और दुनिया में कुपोषण को समाप्त करना चाहता है। तो ये दुनिया में अच्छे काम के लिए जो है ये बनाया है, यानी कि दुनिया में कुपोषण खत्म हो, दुनिया में भूख खत्म हो, दुनिया में जो है पॉवर्टी, लोगों की गरीबी जो है बच्चों वो समाप्त हो। तो उसके लिए एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन है। और यह इंस्टीट्यूशन बच्चों भारत में एक कार्यक्रम लॉन्च कर रहा है, इंडिया ने इसके साथ पार्टिसिपेट किया, नाम है कंट्री स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम, ठीक है। तो ये सारे सवाल यहाँ तक क्लियर रहेंगे क्या? ये सारे सवाल अगर यहाँ तक क्लियर रहेंगे तो बच्चों जल्दी से बोलेंगे हाँ, है ना। ये सारे सवाल अगर आपका यहाँ तक क्लियर है तो जल्दी से बोलेंगे कि हाँ क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे बच्चे? नए सवाल पे वापस लौट जाएंगे। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है ना? चलिए, यहाँ तक चीजें क्लियर है। उसके बाद एक बार आओ जल्दी से रिवीजन कर लिया जाए। देखिए, सबसे पहला हम लोगों ने चर्चा किया था बच्चों यहाँ पे कि भारत सरकार ने कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजना को मंजूरी दे दिया है। कितने पैसे खर्च होंगे? 37,500 करोड़ रुपया। नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश कौन है? त्रिनिदाद एंड टोबैगो। और इससे पहले 8 देशों ने अपना रखा है, पहले से 9वां देश हो गया। नेक्स्ट इसमें है कि बिहार सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर कौन सी पॉलिसी डिक्लेयर करी है? तो बच्चों इसमें बिहार सरकार लोगों को सब्सिडी इत्यादि प्रदान करने वाली है। तमाम बातें, अगर आप बिहार में महिला हो और अगर आप 2 पहिया वाहन खरीदने जा रहे हो, ठीक है, तो सरकार आपको महिलाओं को 12,000 रुपया, और अगर 4 व्हीलर खरीदने जा रहे हो तो 1,00,000 रुपये की छूट दे रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। और इतना ही नहीं, अगर आप सामान्य वर्ग के हो तो 10,000, और ST SC में 12,000। 2 पहिया वाहन, जो 3 पहिया वाहन है, 3 व्हीलर्स अगर खरीद रहे हो तो उसमें जो है आपको मिलेगा 50,000 और 60,000 का जो है वो छूट यहाँ पे मिलेगा। नागरिकों की समस्याओं से निपटान के लिए बिहार सरकार ने लॉन्च किया है सहयोग पोर्टल, और 1100 हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। साथ ही साथ बच्चों अब सहयोग शिविर का आयोजन होगा महीने के पहले तथा तीसरे मंगलवार को। उसके बाद बच्चों फिर यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ये पूरी लिस्ट। नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ होने वाला बच्चों? ये ओस्लो में होगा, नॉर्वे की राजधानी में। ये सारी बातें। सहकार से समृद्धि क्षेत्रीय सम्मेलन आइजोल में हुआ है पूरे विस्तार से। जनवरी से मार्च के बीच में भारत में लेबर फोर्स पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हुआ, उसका रिपोर्ट हमारे सामने है। ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ा। मूडीज का अनुमान इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ रेट को लेकर क्या है, अलग अलग संस्थाओं के, ये सब हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े हैं। नेक्स्ट इसमें क्या रहने वाला बच्चों की कंट्री स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम इंडिया ने किसके साथ मिलकर स्टार्ट किया है? बच्चों इंडिया ने इस प्रोग्राम को किसके साथ मिलकर स्टार्ट किया है? यहाँ पे। तो ये सारे सवाल हम लोगों का हो गया ना। अब देखिए, एक प्रश्न जो बच्चों मैं आपको दे करके जाता हूँ, वो प्रश्न आज भी देकर जाऊंगा, है ना, क्योंकि अगर आपको ये प्रश्न मैं नहीं दूंगा तो हो जाएगा मामला गड़बड़, है ना। तो आज के लिए आप लोगों का एक सवाल जो मेरा रहने वाला है यहाँ पे, आप लोगों को जो मैं एक प्रश्न देने जा रहा हूँ बच्चों, वो सवाल क्या है वो सुन लो। वो सवाल क्या है? सवाल जो है एकदम मुश्किल नहीं रहने वाला है, ठीक है।
तो सवाल क्या है वो आपको मैं थोड़ा सा इसमें बताता हूं कि सवाल आपसे ये है बच्चे, यहाँ पे सवाल आपसे ये है कि बताओ, आप हमें ये बता दो जल्दी से। रुको, थोड़ा मुश्किल सवाल पूछेंगे ना, तो आपसे सवाल ये पूछ रहे हैं बच्चों कि विटली पुरस्कार 2026 किसको दिया गया है। तो जो सवाल आपसे है, विटली अवार्ड जो है, विटली अवार्ड 2026, विटली अवार्ड, हिंदी में जो बच्चे लिख रहे होंगे, विटली पुरस्कार 2026, विटली अवार्ड 2026 जो है ये किसे दिया गया है, 2026, ठीक है। तो बच्चों ये पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो फिलहाल बच्चों इस क्लास में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और आई थिंक कि ये सेशन आप लोग काफ़ी इंजॉय करते हो, सेशन को लाइक वाइक भी करते रहोगे, है ना। अपने दोस्तों को, मित्रों को, साथियों को भी बताते रहना है कि भाई करंट अफेयर्स के अंदर जो है अगर थोड़ी मेहनत कर लो तो आपको कोई भी असुविधा नहीं होनी है। और बच्चों आप सबको जो है मुस्कुराने का टास्क भी देके जा रहा हूँ, बिल्कुल खिलखिलाते रहना है, मुस्कुराते रहना है, बाल बाल खड़े भी हो जाएंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो, तो बच्चों आज के इस क्लास को फिलहाल इधर ही समाप्त करते हैं। बड़ा डरावना फोटो बन गया लेकिन ये कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा, है ना। तो बाबू आज के इस क्लास को यहीं पे मिलते हैं अगले क्लास में। खूब ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।